दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, देखिए हमारे सिलेबस में आयोग है, कमीशंस हैं, और ये कमीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज आप लोगों के सामने यूपीएससी या लोक सेवा आयोग, इसी में इनबिल्ट है राज्य लोक सेवा आयोग। तो अपन आज यूपीएससी और एमपीपीएससी ऐसा समझ लें, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार काम करेगा और संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार काम करेगा और क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हैं, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ लाइनें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर शांति से अपनी मेहनत करने जाएंगे तो समय के साथ आप दुनिया के सामने आपका हुनर आपके आलोचकों को जवाब देगा। आप कब किस मूड में है मुझे नहीं पता, पर इतना ध्यान रखिए कि आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आप ये ध्यान रखिए आपके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी। सफलता असफलता जीवन के अंग है, पर आपको उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की हम बात क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 इसमें क्या हुआ था, सिविल सेवा परीक्षा जो है एक साथ इंग्लैंड और भारत दोनों में किए जाने का निर्णय लिया गया था। क्या होता था, पहले सिर्फ इंग्लैंड में होती थी सिविल सेवा की परीक्षा, उसे इंग्लैंड में भी किया जाएगा और भारत में किया जाएगा, ठीक है। और अगली बात क्या है, सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सेवा के उच्च पदों में से 1/3 पद की भर्तियों की नियुक्तियों का निर्णय लिया गया। मतलब यह लिया गया कि जो 1/3 है उसमें भारतीय होंगे। अगली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1919 का अधिनियम पॉलिटी के अंदर भी है, तो यहां पे भी ध्यान से समझिएगा कि 1/3 भर्तियां जो है वो इंडियन की जाएगी, ये निर्णय लिया गया। अगली बात क्या है, पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन और इलाहाबाद में किया गया। और कब किया गया, 1922 में। तो इंडिया के अंदर सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कहां किया गया, इलाहाबाद में किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात क्या है, 1855 से लेके, क्योंकि 1855 में पहली बार क्या हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1855 में पहली बार क्या हुआ था, सिविल सेवा की परीक्षा चालू हुई थी भारत में। और 1921 तक कहां आयोजित हुई, यह ध्यान रखना है आपको, यह आयोजित हुई कहां पर, लंदन के अंदर। इलाहाबाद में फिर उसके बाद दोबारा पहली बार आयोजित की गई। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा सिविल सेवा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारा सिविल सर्विस कब आया, 1990 के एक्ट के बाद, 1919 के एक्ट के बाद। इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान रखिएगा, वे सेवाएं जो भारत की केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी उन्हें केंद्रीय सेवा नाम दिया गया था। और इन सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल के द्वारा, अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल सर्विसेज बोलते थे, ठीक है। इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल सर्विसेज को हम क्या बोलते थे, अखिल भारतीय सेवाएं बोलते थे, जिनको आजकल हम यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, भारत मंत्री के द्वारा की जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार प्रांतीय सेवाएं थी, जिनका नामकरण प्रांतों के नाम पे किया जाता था, स्टेट के नाम पे किया जाता था, जिसे आज की डेट में हम स्टेट पीएससी बोलते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अगली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ली आयोग, ली कमीशन, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ली कमीशन के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, यूपीएससी की स्थापना हुई, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से ये 1926 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल, पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग बोलते थे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। तो क्या हो गया, पहले सीपीएससी होता था, ठीक है, बाद में ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य थे, ठीक है। और जो रोज बारकर थे वो इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम, रोज बारकर। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो 1935 का एक्ट था, उसमें नाम बदल के क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघीय फेडरल लोक पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था इसका नाम। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950, ये भी आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल के संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, और आज जिसे आप पढ़ते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी पढ़ते हो, ये ध्यान रखना आप। इतनी बात ठीक है। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, ये आपको पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर राजेश लाल मेहरा एमपीपीएससी के क्या है, चेयरमैन है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक सेवाओं के प्रकार। मध्य भारत के अंदर कितने प्रकार की पब्लिक सर्विसेज है, पहले ये तो देख ले, फिर क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है अपन वो भी देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, उनकी बात अपन करते हैं। तो भारतीय संविधान में कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ लोक सेवाओं की उस सामान्य योजना को स्वीकार कर लिया गया जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित थी। आपको पता है ब्रिटिशर से ही आया है, आप लोगों को पता है, कॉर्नवालिस कलेक्टर सिस्टम लेके आए थे भारत के अंदर, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अगली बात क्या है, पहले के समान देश की सेवाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया, किंतु नामों में परिवर्तन कर दिया गया। तो अब हमारा जब स्वतंत्र भारत है उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी सेवाएं थी, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय सर्विसेज लोक सेवा किसे हम कहेंगे, पहले आप ये जान लें, फिर अपन और प्रावधान जानेंगे। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं उन्हें कहा गया जिनके अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाएं और केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं। पूरा कंट्रोल्ड बाय किसके रहते हैं, सेंट्रल रहते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यूपीएससी करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जबकि राज्यों में भी सेवा देते हैं कौन, यही जो यूपीएससी के द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंटेड होंगे, वो स्टेट्स में भी क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये संघ एवं राज्यों के लिए साझा सेवा देते हैं, मतलब ये स्टेट के लिए भी काम करेंगे और सेंट्रल के लिए भी काम करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 312। ठीक है, 312, आर्टिकल 312 क्या बोलता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। कैसे हम अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान करेंगे, कैसे अखिल भारतीय सेवाओं को हम क्या करेंगे, सृजित करेंगे, कैसे अखिल भारतीय सेवाओं को क्या करेंगे, हम नई क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होगा, मतलब क्या होगा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट कब का है, 1951 का है। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 312(2), 312(2) के तहत क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आईएएस जिसको कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको हम कहते हैं आईएएस। ठीक है, ये जो है वो कहां दी हुई है, 312(2) में, 312(2) में। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा दी गई है। पहले 2 ही सेवाओं का उल्लेख था, विवरण था, कितनी सेवाओं का, आईएएस और आईपीएस। फिर क्या हुआ, 1966 में भारतीय वन सेवा को सृजित किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस हुई, तो 1966 में हुई। यह बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे बात करते हैं अगला। इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार की भारतीय सेवाएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और आपको मैं बता दूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्मिक मंत्रालय के अधीन आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईएएस किसके अंदर आएंगे, कार्मिक मंत्रालय के अंदर आएंगे। आईपीएस किसके अंदर आएंगे, गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और अगली बात करते हैं भारतीय वन सेवा, वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, 1963 में 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव किया गया था। मतलब अभी 66 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कैसे बनी, ये मैं बता देता हूं आपको। भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, 3 प्रकार की सेवाएं की गई। मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन क्या हुआ, चिकित्सा। ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज के लिए नाम के 3 की गई, पर सृजित की गई एक ही। इसमें सिर्फ एक ही की स्थापना की गई, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। हालांकि आईईएस अभी भी होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, पर उसको अलग तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में बहुत रिसेंट एक निर्णय दिया है कि भारतीय न्यायिक सेवा भी, इसकी भी स्थापना करो भाई। आप क्या करो, इंडियन
इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की जाए, मतलब आईजेएस की स्थापना होनी चाहिए। अब आईजेएस बहुत जल्दी अस्तित्व में आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई पब्लिक सर्विसेज को गठित करने का, सृजित करने का, मतलब इनको फॉर्म करने का अधिकार संसद के पास है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 312 के तहत क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन स्टार्ट सिर्फ कहां से हो सकता है, राज्यसभा से। राज्यसभा से रिजोल्यूशन निकलेगा, राज्यसभा से पास होगा, देन लोकसभा में जाएगा, और देन फिर वो कानून देन क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्विस क्रिएट हो जाएगी। तो पब्लिक सर्विस क्रिएशन की एक एक्स्ट्रा पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। पर ध्यान रखिएगा, सृजन के प्रस्ताव की सृजन कौन करेगा, संसद ही करेगी, हमारी पार्लियामेंट ही उसको क्या करेगी, क्रिएट करेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं अपन अनुच्छेद 312 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 312 के अनुसार बात करें अगर अपन, तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संकल्प से यह घोषित कर दे कि ऐसा करना आवश्यक है, क्या, नई सेवा का सृजन करना। इसकी बात जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक, मतलब एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का उपबंध करेगी, क्रिएट करेगी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती एवं प्रशिक्षण का कार्य कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। उनको अपॉइंट करने का, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने का, दोनों का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसे भिन्न भिन्न राज्यों में कार्डर दिया जाएगा, कार्डर अलॉट होते हैं, और इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है, और क्या होता है, वो दोनों के अधीन काम करते हैं। ठीक है, और ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का जो क्या है ना, यूनिटरी फॉर्म है, उसको डिनोट करता है। मतलब क्या है, भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या करता है वो, भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है। मतलब क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसके यूनिटरी फॉर्म को एक क्या करता है, डिनोट करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 3 संयुक्त कैडर सहित हमारे पास कितने कैडर हैं, कुल 24 कैडर हैं। आप लोगों को पता हो, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। और 3 संयुक्त कैडर कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश एगमाइटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आ गया 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। टोटल हमारे पास कितने हैं, 24 कैडर हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। अगला क्या, केंद्रीय या संघीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज क्या हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम लेता है, और यूपीएससी की एग्जाम में ही जो नीचे की पोस्ट होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज की रहती हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन होती हैं, और ये नेशनल लेवल की होती हैं। ये बात अगली बात है। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा की जाती है, मतलब सेंट्रल ही अपॉइंट करेगा। और अपनी सेवा ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए देंगे, सिर्फ सेंट्रल के डिपार्टमेंट में ही इनकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, और अगली बात क्या है, इन सेवाओं में 4 प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के भी किए जाएंगे, थर्ड और फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी आएंगे। फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के क्या होंगे, ऑफिसर पद में होंगे, बाकी कर्मचारी होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको गेजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। तृतीय श्रेणी में क्लर्क, लिपिक, टाइपिस्ट, ये सब आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय सेवाएं 4 श्रेणियों में है हमारे यहाँ। ठीक है, अब जैसे आईआरटीएस जो पोस्ट होती है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी, केंद्रीय सेवाएं कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गए। ईडी का कोई ऑफिसर है वो केंद्रीय सेवाओं का होगा, कस्टम का कोई ऑफिसर है वो केंद्रीय सेवाओं का होगा, सेंट्रल सर्विसेज का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं अपन, केंद्र तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भैया, तो ये आपको मैं बता दूं, संघ लोक सेवा आयोग करता है। बोलिए ठीक है, यूपीएससी करता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो पहले ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर होगी। मतलब संघ यूपीएससी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को कि इनकी नियुक्ति की जाए। मेरी बात समझ गए क्या, क्या करेगा, राष्ट्रपति को, मतलब नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, एक आईएएस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और रिकमेंडेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम लेती है, बोलती है ये व्यक्ति योग्य है, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट द आईएएस। ठीक है, और अगली बात क्या है कि इनकी नियुक्ति और सेवा शर्त को विनियमित करने के लिए, मतलब इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कानून बना सकता है, हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, हमारी संसद बना सकती है। आर्टिकल 309 कहां लिखा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी आईएएस होगा, आईपीएस होगा, या सेंट्रल सर्विसेज का कोई व्यक्ति होगा, आपको यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो 309 में दे रखा है। इतनी बात समझ गए आप। चलिए अगले करते हैं, राज्य की लोक सेवाएं, मतलब पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईएएस और आईपीएस के
अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त क्या होता है, राज्य सरकारें एमपीपीएससी की तैयारी जितने लोग कर रहे हो, आप लोग सर्व राज्य की सेवाओं के अधीन आओगे, पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट्स के अधीन आओगे। ठीक है, राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य के अधीन कार्य करने वाले समस्त पदाधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं होते। ये अब एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात क्या है, राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारी, कैसे, जैसे कोई भी कर्मचारी हुआ राज्य की लोक सेवा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य के अधीन जो स्टेट के अधीन काम करते हैं वो सारे के सारे लोक सेवा के सदस्य नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो ऊंचे पद होते हैं वो ही होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विसेज का पार्ट, मतलब एसडीएम, जितने भी पीएससी नियुक्त करती है वो सब स्टेट सर्विसेज के पार्ट हो गए, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो 3 सर्विसेज आपको मैंने बता दी, कौन सी, अखिल भारतीय सेवाएं, यूनियन पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, 3 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े अपन, अगली बात करते हैं, राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा की जाएगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाएगी, जैसे एमपी में एमपीपीएससी करता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति ध्यान रखिएगा, यहां पे फिर वही बात, जैसे सेंट्रल में यूपीएससी रिकमेंड करता था एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वैसे ही यहां पे रिकमेंडेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अपॉइंटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और आप ये ध्यान रखिएगा, और ये किस आर्टिकल के तहत रेगुलेट होगा, वही 309। एक बात आपको यहां पे और बता देता हूं कि जो भी सेंट्रल के लिए जहां पे प्रावधान है वहीं पे स्टेट के लिए प्रावधान है, उसी आर्टिकल में है, कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है, और तरीका भी वही है, बस सेंट्रल में यूपीएससी नियुक्त किया, यहां एमपीपीएससी नियुक्त किया, वहां प्रेसिडेंट सिफारिश करी, रिकमेंडेशन यूपीएससी ने दी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यहां रिकमेंडेशन एमपीपीएससी ने दी, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। बोलिए बात ठीक है। अब अगली बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किसके ऊपर काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर काम करता है लोक सेवकों के ऊपर, जितने भी पब्लिक सर्विस में कमीशन में काम करते हैं के तहत नियुक्त लोग होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, वो सब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि एक जो भी क्या बोलते हैं यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति है वो कितने दिनों तक सर्विसेज में रहेगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जब तक देश का कौन चाहे, सम्राट चाहे, तब तक। मतलब क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूं, इंग्लैंड में कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ का नियम यह है कि जो वहां का लोक सेवक होगा वो वहां के सम्राट के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, मतलब जब तक वहां का सम्राट चाहेगा। सम्राट मतलब समझ रहे हैं, इस समय क्वीन एलिजाबेथ है, जब तक क्वीन एलिजाबेथ चाहेगी तब तक क्या करेगा, वो अपने पद पर रहेगा। ठीक है, मतलब किसी को भी बिना कारण अपने नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं, कौन, क्वीन एलिजाबेथ। ऐसी सर्विसेज कहां है, ध्यान रखिएगा, कहां है, इंग्लैंड में है, और इसी को कहा जाता है, सम्राट बाध्य नहीं है कि कितने दिनों तक इसको सर्विस में रखा जाएगा, कितने दिनों तक नहीं रखा जाएगा, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो भारत में समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पर कैसे वो बताता हूं। पर हमने इंग्लैंड से ही डायरेक्ट ले लिया है, क्या, प्रसाद के सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को हमने आर्टिकल 310 के तहत कहां से ले लिया है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 310 में दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड की सामान्य विधि के प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को समिष्ट किया गया है, मतलब क्या है, इंग्लैंड से ही हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को ले लिया है आर्टिकल 310 में। अब ये 310 क्या बोलता है, यहां पे बात करते हैं 310 क्या बोलते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा या संघ सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, मतलब कोई भी यूपीएससी का सदस्य है, कोई भी डिफेंस सर्विसेज का सदस्य है, तो वो क्या करेगा, संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण अगर कर रहा है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तो तब तक काम करेगा, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर 310 में दिया है, और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो अपॉइंटेड रहेगा, उसके बाद उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा। बोलिए बात ठीक है। अगली बात क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, स्टेट सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसको किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा, कब तक, प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक काम करेगा। ठीक है, पर आपको यह बता देता हूं, यह सिद्धांत
का अपवाद भी है। भारत के अंदर इस सिद्धांत का अपवाद भी है। अपवाद को हम कहते हैं कि भैया कहां कहां पे ये लागू नियम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कब कब लागू नहीं होगा, इसकी बात करते हैं हम एक्सेप्शन। अपवाद को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेप्शन। तो अब अपन बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो बात करते हैं यदि किसी सिविल सेवक को उसके पद से हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है, मतलब अपन ने उसको हटाया, तो ध्यान रखिएगा, या उसका डिमोशन किया जाता है, पदावनत का मतलब होता है डिमोशन किया जाता है, तो आर्टिकल 311 के तहत जो प्रक्रिया बताई गई है उसे अपनाना होगा। आर्टिकल 331 में ये दिया है, ये ध्यान रखिएगा, सिविल सेवाओं के संबंध में संरक्षण ये कहां दिया है, आर्टिकल 331 में दिया है, 311 में दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है ये बात करते हैं आगे। बात क्या है, ऐसे लोक सेवा जिसकी पदावधि नियत है, मतलब जैसे आईएएस की पदावधि हमने नियत कर रखी है, ठीक है, हमने आईपीएस की पदावधि नियत कर रखी है, हमने बता रखा है ना कोई कितने साल तक रहेगा कितने साल तक नहीं रहेगा, वहां प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। कहां लागू नहीं होगा, जहां हमने एज डिसाइड कर दी है कि इतनी एज होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अगली बात क्या है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का जज होगा, हमारा नियंत्रण लेखा महापरीक्षक होगा, सीएजी होगा, हमारा कौन होगा, इलेक्शन कमिश्नर होगा, हमारा पब्लिक सर्विस कमिश्नर होगा, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर नहीं है। इनको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का लाभ नहीं मिलेगा। बोलो ठीक है। अगली बात क्या है, आर्टिकल 14, 15, 16 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, इनके प्रयोग की रीति को नियंत्रित करते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग विभेदाकारी एवं अनुचित रीत से नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई इंपीच कर रहा है तो ऐसा कोई भी नियम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वहां पर लागू नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 यहां पे एक्सेप्शंस हैं। बोलो बात ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, लोक सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक सर्वेंट की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 311 के अलावा किसी को हटाया नहीं जा सकता, अपन ने सबसे पहले बात की थी। तो आर्टिकल 311 क्या है, 311 क्या है, लोक सेवकों को उनके पद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या दिया गया है, सेफ गार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या है, संघ एवं राज्य सेवा के सिविल सेवक सदस्यों को, मतलब कोई सेंट्रल सर्विसेज में है, कोई स्टेट सर्विसेज में है, और कोई अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा संघ एवं राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले लोक सेवकों को, मतलब जितने भी पब्लिक सर्विस के तहत क्या है, अपॉइंटेड व्यक्ति हैं, उनको क्या है, 2 संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्राप्त हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, लोक सेवकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी के अधीनस्थ निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, एक सिंपल भाषा में ये जो लिखा है उसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, फिर पॉज करके भी लिख लेंगे तो चलेगा। क्या है, किसी भी व्यक्ति को, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी व्यक्ति को उसके नीचे वाला व्यक्ति नहीं हटा सकता। डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार नहीं हटा सकता, ये बोल रहा है। डू नॉट डिसमिस बाय तहसीलदार, अगर एसडीएम की बात करें तो। अगली बात क्या है, कोई भी लोक सेवा के विरुद्ध कोई पदच्युत या पद से हटाए जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जांच द्वारा यह सुनिश्चित ना किया जा सके कि उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप जो हैं वो क्या हैं, सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, मतलब उसे सुनवाई और युक्त अवसर दिया जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। मतलब क्या है, किसी को पद से आपको हटाना है, किसी आईएएस को, तो सबसे पहला काम आपको जांच करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगा? जांच करनी पड़ेगी, और पहले यह बताना पड़ेगा यूपीएससी के किसी भी आईएएस को या आईपीएस को कि भैया तुम्हारे ऊपर, या डीएसपी को या एसडीएम को, कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हैं, और अगला ये आरोप सिद्ध होते हैं, और तुम्हें अवसर दिया जाएगा कि अपने पॉइंट को प्रूफ करो। अगर ये सब आप प्रूफ नहीं कर पाए तभी आपको पद से हटाया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल 311 में दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर 310 में दिया है, और 309 भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि भैया कौन किसको अपॉइंट करेगा। कि भैया यूपीएससी के जो मतलब आईएएस आईपीएस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और एसडीएम को और
एसडीएम को और डीएसपी को कौन अपॉइंट करता है, ध्यान रखिएगा, गवर्नर। ये भी बता दिया। 309, 310 और 311 तीनों कंप्लीट हो गए हैं। 312 भी मैंने आपको बता दिया है। अगली बात करते हैं यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की बात हो रही है। इसके पूर्व सुनवाई का अवसर 2 बार दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था, 2 बार सुनवाई का अवसर दिया जाता था। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको। फिर क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार जो सुनवाई का नियम था वो, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब अगली बात क्या है, 311 जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है वो कब लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वर्णित जांच कतिपय दशाओं में नहीं की जाएगी। कब नहीं की जाएगी, इस पे फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है, ध्यान रखिएगा, जब किसी आपराधिक आरोप पर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता हो। मतलब क्या है, जब कभी भी किसी भी अपराध में किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया, तो भैया ये अपराध है और इस अपराध में अगर आप दोषी हो तो आपको जांच का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात क्या है, समुचित प्राधिकारी ने जांच के व्यवहारिक ना होने के कारण लेखबद्ध कर दिया गया हो। मतलब क्या है भैया, अगर आपको क्या है, व्यवहारिक नहीं होने के कारण क्या कर दिया है, लेखबद्ध कर दिया गया किसी अधिकारी ने कि आप सुटेबल नहीं हो सर्विसेज के लिए, आपकी सर्विस बुक को खराब कर दिया गया है। अगली बात क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसा लगने लगे कि आप पब्लिक सर्विस सर्वेंट होने लायक नहीं हो। इन 3 कंडीशन में आपको जांच का मौका नहीं दिया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है वो लागू नहीं होंगे। देखिए, आजकल एमपीपीएससी आजकल क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन देता है। तो ये जब आपको पता होगा तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगली बात करते हैं, लोक सेवा आयोग कहां से कहां तक दिया है, तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक दिया है। 315 से लेके 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, संघ व राज्य के लिए लोक सेवाओं की नियुक्ति करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कहां दिया गया है। एक लोक सेवा आयोग होगा, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। दोनों बात आर्टिकल 315 के अंदर की गई है। बोलिए, बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करना है कि स्टेट में क्या होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल में क्या होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और अगली बात क्या है, 315 में ही ये बात दी है कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संसद द्वारा एक क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहेंगे कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट चंडीगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो पंजाब के लिए अलग और हरियाणा के लिए अलग, दोनों के लिए नियुक्ति करता था। ठीक है, पर अब नहीं है ऐसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अगर कोई स्टेट चाहे भैया और राष्ट्रपति की पहले से अनुमति ले ले, तो कोई स्टेट बोले कि यूपीएससी से ही आप हमारे मान लो मध्य प्रदेश के अधिकारियों की नियुक्ति करो, तो ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा अभी है नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से ही ऐसा होगा, पर अभी ऐसा किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। बोलिए, बात ठीक है। अब अगली बात क्या है, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाएंगी। आर्टिकल 318 यहां पे ध्यान देने वाली बात है। 318 क्या बोलता है, 315 ने तो बता दिया, 318 क्या बोलता है उस पर फोकस करते हैं कि किसी भी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है तो वो कितने दिनों तक रहेगा, कितने दिनों तक वो सेवा देगा, तो सेंट्रल के अंदर राष्ट्रपति और स्टेट के अंदर गवर्नर डिसाइड करेगा। बोलो, बात ठीक है। अगली बात क्या है, लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे ये इंडिपेंडेंट रह सके। मतलब क्या है कि इनको जो भी क्या होगा, अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या है कि भैया इनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते, इनके टाइम पीरियड को आप कम नहीं कर सकते। सपोज दैट किसी को आपने बोल रखा है 62 ईयर या 6 ईयर, जो पहले पूरा हो जाए, तो इनमें से कुछ भी हो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बोलिए, बात ठीक है। अगली बात क्या है, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। ठीक है, अगली बात क्या है, प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उपबंध कहा है अनुच्छेद 316 में कि कौन नियुक्ति करेगा कौन नहीं करेगा।
ठीक है। अगली बात का आर्टिकल 316 में दिया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र यूपीएससी के अंदर कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट के अंदर कौन करेगा? गवर्नर। बोलो बात ठीक है? बोलो बात ठीक है कि नहीं? अगली करते हैं अपन। जो भारत सरकार का राज्य सरकार के, देखो यहां पे ध्यान रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी, किसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी या एमपीपीएससी का सदस्य बनाएंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 10 साल काम कर चुका हो, वही यूपीएससी या एमपीपीएससी का सदस्य बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष अपने पद के कर्तव्य के पालन के लिए असमर्थ है या अध्यक्ष पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 316 1A, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे एमपीपीएससी से आपको कनेक्ट करके बताते हैं। राजेश लाल मेहरा जी अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसके पहले क्या थे? ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो आर्टिकल 316 1A के तहत थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य पद धारण करने की 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। मतलब क्या है, यूपीएससी का अगर कोई मेंबर है तो वो 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा, और राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रहेगा। अगली बात क्या है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सदस्य जो है, अब अगर यूपीएससी का सदस्य लोक सेवा आयोग का है तो राष्ट्रपति को, और राज्य लोक सेवा आयोग का है तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगली बात क्या है, कोई भी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर आपने क्या किया है, किसी को अपने उसके पद से, उसने अपना कार्यकाल एक बार 6 वर्ष का पूरा कर लिया, तो अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 6+6 मतलब वो फिर से 6 साल के लिए नियुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 6 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अपॉइंट या रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कुल मिला के रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर होगा क्या? नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अपन। सदस्यों को हटाना और निलंबित किया जाना, ये कहां है? सदस्यों को हटाना और निलंबित किया जाना, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर, ये दिया है आर्टिकल 317 में। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान और प्रक्रिया कहां दी है? आर्टिकल 317 में। ठीक है, 315 की बात कर ली, 16 की बात कर ली, अब 17 की बात कर रहे हैं कि इनको हटाने का प्रावधान कहां दिया है? आर्टिकल 317 में। ठीक है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर कोई कदाचार से संबंधित मामला है तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है, और अनुच्छेद 145 के प्रावधान के अनुरूप मामले की जांच करता है कौन? न्यायालय। आर्टिकल 145 के तहत जांच करता है, ये आपको जनरली जानने को नहीं मिलता, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 145 में जांच की बात की गई है। ठीक है, जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा कौन? भैया ये ध्यान रखिएगा, जांच के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा कौन? ध्यान रखिएगा, न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट बात करेगा। ठीक है, अगली बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसी के बाद हटाने की बात करेगा। मतलब क्या है, कभी मिसबिहेवियर की बात आती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? भैया सुप्रीम कोर्ट को कहेगा भैया जांचो, और जांच करने में अगर वो सही निकलता है तो ही अपन बात करेंगे कि इसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। ठीक है, अगली बात क्लियर हो गई। अगर यही बात मैं स्टेट के संबंध में कर दूं, आर्टिकल यही रहेगा, 317 ही रहेगा, और होगा क्या? आर्टिकल यही रहेगा, और होगा क्या? उसको हटाएगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, निलंबित करेगा। अगली बात ध्यान रखना, एक बात बहुत अगली बात है, अगली बात यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो स्टेट का कोई मेंबर हो और चाहे सेंट्रल का कोई मेंबर हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये मत सोचना कि सर ने जल्दी जल्दी में हवा में गोली दे दी, समझना। अगर स्टेट का कोई मेंबर है या सेंट्रल का कोई मेंबर है, अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट या सेंट्रल किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, उसको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। यहां गवर्नर को हटाने की पावर नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन की पावर है। निलंबित कौन करेगा? गवर्नर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना।
ठीक है। लोक सेवा अध्यक्ष कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी संविदा के द्वारा संबद्ध है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य को निलंबित कर सकता है कौन? राज्यपाल। हटा नहीं सकता, यहां लिखा है निलंबित कर सकता है, मतलब सस्पेंड कर सकता है। यहां ध्यान देना, निलंबित लिखा है, हटाना नहीं लिखा है। हटाएगा कौन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी व्यक्ति को। हटाएगा कौन? फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। स्टेट की बात हो रही है, सेंट्रल में तो दोनों प्रेसिडेंट करेगा, हटाएगा भी और अपॉइंट दोनों करेगा। बोलो ठीक है। अब अगली बात, निम्न परिस्थिति में राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है। उसे हम क्या कर दिए? दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है। कोई ऐसा कार्य किया हो जो उसके नियोजन के द्वारा उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगली बात, वो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट ना हो, ठीक है। मेरे को तो कुछ अब मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पर मेरे को एमपीपीएससी में बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ पीएससीज, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 319 की बात कर रहे हैं, 18 की बात आपको पहले बता चुका हूं। इसके तहत क्या है? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कहां दी है? आर्टिकल 319 में दे रखी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या क्या दी है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। ये बात आप अगली बात ध्यान रखिएगा, बाद में बात रही। अगली बात क्या है? किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण कर सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। यहां पे फिर से समझिएगा, अगर अभी मैंने बोला कि कोई भी मेंबर बन गया पीएससी का मेंबर बनने के बाद वो चाहे तो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। स्टेट पीएससी का कोई मेंबर है तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या कोई स्टेट का चेयरपर्सन है तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। पर अगर आप सोचो कि कोई प्रोफेसर था और फिर से जाके प्रोफेसर बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगली बात क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उस आयोग के अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण वो नहीं कर सकता। ये बात मैंने अभी आपको समझाई। अगली बात क्या है? किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। राज्यपाल का यह पद राज्य के अधीन नियोजन का पूर्व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। हरि गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। ये क्या बोल गए सर आप? देखो, ये एक्चुअली क्या है, वही बात बोली जा रही है कि किसी भी, जैसे कोई मान लीजिए एमपीपीएससी का सदस्य है, उसको राजस्थान पीएससी का सदस्य बनाया जा सकता है, और कोई व्यक्ति अगर राजस्थान पीएससी का सदस्य है उसे एमपीपीएससी का सदस्य बनाया जाता है। इट इज गुड, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट की बात तो है ही नहीं। और अगली बात क्या है कि कोई भी स्टेट पीएससी का व्यक्ति है उसे सेंट्रल पीएससी में भी मेंबर बनाया जा सकता है। और हरि गोविंद बनाम रघुकुल तिलक सुप्रीम कोर्ट का मैटर है 1979 का, उसमें यह बात कही गई है। बोले बात ठीक है? अगर इतनी बात ठीक है तो अपन आगे बढ़े। अगली बात करते हैं लोक सेवा आयोग के कृत्य। लोक सेवा आयोग का जो है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात करते हैं तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं तथा राज्य की सेवा में राज्य सेवा आयोग की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करेगा। मतलब यूपीएससी क्या करेगा और एमपीपीएससी क्या करेगा? हमारी परीक्षा एमपीपीएससी ले रहा है, तो ये कहां दिया गया है? आर्टिकल 320 के तहत ले रहा है। हो सकता है आप पीएससी की परीक्षा दे रहे हो और आर्टिकल 320 पूछ ले कि लोक सेवा आयोग का क्या कर्तव्य होगा, ये कहां विवरण है, परीक्षा लेने की बात कहां की गई है? तो आर्टिकल 320 में की गई है। अगला क्या है? यदि 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध करे कि किसी विशेष सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना बनाने और लागू करने और उन राज्यों की सहायता करे जो संघ लोक सेवा आयोग ऐसी सहायता देने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। मतलब क्या है? अगर कोई स्टेट कमीशन बोले कि कोई हमें सर्विसेज की नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा करनी है या यूपीएससी से हमें मदद चाहिए, तो यूपीएससी मदद करेगा। सपोज दैट हमें
फॉरेस्ट सर्विसेज की भर्ती करनी है। अब हमें लगता है हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो अच्छा पेपर बना सके, तो हम यूपीएससी से कहें कि भाई साहब आप हमारा पेपर बनवा दीजिए, तो यूपीएससी ऐसा करेगा। ठीक है, अगली बात करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग को निम्नलिखित परामर्श दे सकता है। क्या दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सिविल सेवाओं में भर्ती की पदावधि से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श दे सकता है। सिविल सेवाओं में भर्ती की पदावधि से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श। अगला क्या है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए किए जाने वाले सिद्धांतों पर परामर्श। यूपीएससी एमपीपीएससी को दो जगह परामर्श दे सकता है। सिविल सेवाओं में भर्ती की पदावधि से संबंधित सभी विषय पर परामर्श दे सकता है और सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर भी परामर्श दे सकता है। कौन, यूपीएससी एमपीपीएससी को। अगली बात करते हैं, सिविल सेवाओं में प्रमोशन एवं सेवाओं से दूसरी सेवा में अंतरण के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत तथा इसमें किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता पर यूपीएससी ऐसा बता सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपको बहुत खतरनाक हिंदी लग रही है तो समझिएगा। कैसे उसका प्रमोशन करना है, कैसे एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर करना है और किसके सिद्धांत के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को हम उपयुक्त बनाएंगे या ये उपयुक्त है या नहीं है, इस संबंध में यूपीएससी परामर्श दे सकता है एमपीपीएससी को। अगली बात क्या है, लोक सेवकों पर प्रभाव डालने वाले अनुशासिक विषयों पर, डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में यूपीएससी एमपीपीएससी को सलाह दे सकता है। अगली बात क्या है, लोक सेवकों द्वारा किए जा रहे खर्च और दावों क्लेम्स पर लोक सेवा के रूप में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के कारण उसे उठाना पड़ा है। मतलब क्या है, ऐसा कोई कॉस्ट, ऐसा कोई क्लेम भैया जिसके कारण उनको क्या करना पड़ा है, ये खर्चा उठाना पड़ा है, इसके बारे में सलाह यूपीएससी दे सकता है। अगली बात क्या है, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को क्षति के बारे में, पेंशन के किसी भी विषय में या किसी भी रकम के विषय में अगर कोई प्रश्न है तो एमपीपीएससी को सलाह यूपीएससी दे सकती है। अगला क्या है, कोई विषय ऐसी यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें निर्देशित करे, किंतु संघ के अधीन सेवाओं के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट कर उसे विनियमित कर सकता है। मतलब क्या है, अगली बात, अगर कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें निर्देशित करे, किसे, यूपीएससी को निर्देशित कर रहा है कि संघ के अधीन सेवाओं के संबंध में, राष्ट्रपति और राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में ऐसे विषय पर आपको नियम बनाना है, विनियम बनाना है, तो यूपीएससी उस पर नियम बनाएगा। पर वो किसके कहने पे बनाएगा, जब प्रेसिडेंट बोलेगा कि इस पे नियम बनाओ, जब राज्यपाल कहेगा कि इस पे नियम बनाओ, तो यूपीएससी उस पे काम करेगा। बोलो बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। यूपीएससी बहुत सारी सलाह एमपीपीएससी को दे सकता है और कहां कहां पे काम कर सकता है सलाह देने की और नियम बनाने की, ये मैंने आपको बता दिया। अगली बात क्या है, जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा, यह विनिमय किसी राज्य के विधान के मंडल या सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के भीतर प्रेषित किए जाने का है। अनुच्छेद 320 क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाना ऐसा कोई विषय जिसमें लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा या नियम राज्य के विधान मंडल या सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए प्रेषित किए जाएंगे। भैया जहां पे एमपीपीएससी को ऐसा लगे कि भाई साहब आपसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, इसमें कौन, विधान मंडल जो है हमारा नियम बनाएगा, तो 14 दिन के अंदर उसे नियम को प्रेषित करना राज्य लोक सेवा आयोग का काम होगा। अगली बात क्या है, संसद या राज्य विधान मंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि यथाशक्ति संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने के बारे में उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 321 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी को और एमपीपीएससी को कोई एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, कौन दे सकता है, या तो संसद दे सकती है। संसद क्या दे सकती है कि भाई साहब आर्टिकल 321 में लिखा है कि अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी को नया काम दे सकती है, नंबर एक बात। और अगर हमारा विधानमंडल चाहे, हमारा लेजिस्लेचर चाहे, तो क्या कर सकता है, एमपीपीएससी को एक्स्ट्रा काम दे सकता है। वैसे भी इनसे इतना तो हो नहीं रहा, तो आगे क्या करेंगे। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपे। राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने पर उसे यथास्थिति संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 323 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 323 के तहत ध्यान रखिएगा एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को और एमपीपीएससी गवर्नर को सबमिट करेंगे। मेरी बात समझ गए? तो आर्टिकल 323 आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से आर्टिकल आपका ये लगभग पूरा हो रहा है। अब लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्न उपबंध किए गए हैं। यह प्रश्न एमपीपीएससी पूछ सकता है, किसके अंदर? मेंस के अंदर, ठीक है। तो यूपीएससी को इंडिपेंडेंट मानने के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो पहला क्या है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नियत है, पदावधि नियत की जाती है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान में दिए गए आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट से बिना डरे काम कर सकते हैं, है ना। अगर संविधान में जैसा नियम दिया है वैसे ही हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। अगला क्या है? आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 322 की बात होगी। यहां पे आयोग के व्यय यथा स्थिति भारत राज्य की संचित निधि पर भारत होंगे। मतलब क्या है ये? मतलब आर्टिकल 322 क्या कहता है कि भैया आयोग के व्यय मतलब सैलरी और दूसरे व्यय किस पे भारित होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 266 में दे रखा है। और यहां पे अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में ये भी 266 में दे रखा है। तो राज्य की संचित निधि और केंद्र की संचित निधि में यूपीएससी और एमपीपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते मतलब सैलरी, या अपन अगली बात करते हैं सैलरी के अलावा अन्य जो एक्सपेंसेस हैं वो किस पे भारित होंगे? ध्यान रखिएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अगली बात करते हैं, इसलिए स्टेट के लिए परेशान नहीं होंगे, वो आराम से स्वतंत्रता रूप काम कर पाएंगे। आयोग के सदस्य पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मतलब क्या है? किसी भी पद में इनको नियुक्ति है, इसके लालच से वो राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए काम करने नहीं लगेंगे। मतलब वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे कि अब तो हमें किसी और पद पर अपॉइंट नहीं होना है। अगला क्या है? आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो ये कुल मिला के मैंने आपको पूरा यूपीएससी और एमपीपीएससी समझा दिया है। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स रह गए। कैसे फैक्ट रह गए हैं? जो मैं आपको अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। क्या रह गया है? थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। हमारे पास फैक्ट रह गया है कि भाई साहब पहला एमपीपीएससी का चेयरमैन कौन था, कौन कौन से चेयरमैन सबसे ज्यादा दिनों तक, सबसे कम दिनों तक, ये सारा प्रावधान मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का डिस्क्रिप्शन या लिंक का डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। ऐप डाउनलोड करिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी आपको। और ये सारे प्रावधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने यूपीएससी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, एमपीपीएससी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।